आप ये देखिए कि ईरान लड़ तो रहा है, जमा हुआ तो है, लेकिन हर एक हमले के साथ उसकी ताकत कम हो रही है। उसके फौजी नहीं मारे जा रहे हैं, लेकिन उसका असलहा कम हो रहा है। तो इस जंग को लगातार नेतन्याहू तो यही चाहते हैं कि कभी कोई युद्धबंदी हो ही ना और ये जंग चलती रहे। मेरा दृष्टिकोण जो है वो आपसे अलग है। अच्छा, ईरान कमजोर नहीं हो रहा है, ईरान मजबूत हो रहा है। ईरान इसलिए मजबूत हो रहा है क्योंकि आज पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। दो बड़ी ताकतें मल्टीपोलर वर्ल्ड में चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़ी है। आज ईरान के जो लोग हैं जो कि 79 से जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, जो परेशान थे, आज उनको भी पता है कि जब ये लड़ाई खत्म होगी तो वो ईरान जो है पुराना ईरान नहीं रहेगा। ईरान वेस्ट एशिया का डोमिनेंट पावर है। जहां तक ईरान का तेल है, ईरान तेल बेच रहा है, वो रोड से जा रहा है, उसके स्ट्रीट ये हरमोज से जा रहा है, चाइना को जा रहा है। ईरान को असला आ रहा है, असले का सामान आ रहा है। ईरान तो मजबूत हो रहा है। जो कमजोर हो रहा है दिन पर दिन, जिसका स्टेचर कम हो रहा है, जिसका कद छोटा होता जा रहा है, वो है अमेरिका। इजराइल और नहीं, इजराइल तो जिद में पड़ा हुआ है। इजराइल जो है बिना अमेरिका के लड़ाई लड़ ही नहीं सकता ईरान के सामने खड़े होकर। लेकिन ईमानदारी से मुझे एक बात बताइए, हमने ईरान के बड़े कसीदे पढ़े हैं कि ईरान जी, की जी। ताकत ये हो गई, फलां नहीं, हो वो गया। काफिले वो जैसे कहते हैं तारीफ। कसीदे, हाँ, हाँ। वो सही है। नहीं, मैं आपको वो बता रहा हूँ ईरान के बारे में जो मैंने पढ़ा है, समझा है, सोचा नहीं, है। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा हाँ, सवाल हाँ, ये है बताइए। कि ये बताइए कि मैंने कहा कि कसीदे हमने बहुत हाँ, पढ़े कि ईरान की हाँ, ये हाँ, ताकत है, जी, उसकी जी। ये प्रोग्रेस है। लेकिन क्या अगर ईरान के साथ चीन और रूस नहीं होते तो ईरान वही ईरान होता? क्या अमेरिका से लड़ पाता? नहीं, देखिए, ये तो वही बात होगी कि अगर लड़ाई ट्रंप ने नहीं करी होती तो क्या होता। आप ये देखिए कि ईरान लड़ तो रहा है, जमा हुआ तो है, लेकिन हर एक हमले के साथ उसकी ताकत कम हो रही है। उसके फौजी नहीं मारे जा रहे हैं, लेकिन उसका असलहा कम हो रहा है। तो इस जंग को लगातार नेतन्याहू तो यही चाहते हैं कि कभी कोई युद्धबंदी हो ही ना और ये देखिए, जंग चलती रहे। मेरा दृष्टिकोण जो है वो आपसे अलग है। अच्छा, ईरान कमजोर नहीं हो रहा है, ईरान मजबूत हो रहा है। ईरान इसलिए मजबूत हो रहा है क्योंकि आज पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। दो बड़ी ताकतें मल्टीपोलर वर्ल्ड में चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़ी हैं। आज ईरान के जो लोग हैं जो कि 79 से जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, जो परेशान थे, आज उनको भी पता है कि जब ये लड़ाई खत्म होगी तो वो ईरान जो है पुराना ईरान नहीं रहेगा। ईरान वेस्ट एशिया का डोमिनेंट पावर है। जहां तक ईरान का तेल है, ईरान तेल बेच रहा है, वो रोड से जा रहा है, उसके स्ट्रीट ये हरमोज से जा रहा है, चाइना को जा रहा है। ईरान को असला आ रहा है, असले का सामान आ रहा है। ईरान तो मजबूत हो रहा है। जो कमजोर हो रहा है दिन पर दिन, जिसका स्टेचर कम हो रहा है, जिसका कद छोटा होता जा रहा है, वो है अमेरिका। इजराइल भी और नहीं। नहीं, इजराइल तो जिद में पड़ा हुआ है। इजराइल जो है बिना अमेरिका के लड़ाई लड़ ही नहीं सकता ईरान के सामने खड़े होकर। लेकिन ईमानदारी से मुझे एक बात बताइए, हमने ईरान के बड़े कसीदे पढ़े हैं कि ईरान जी, की जी। ताकत ये हो गई, फलां नहीं, हो वो गया। काफिले वो जैसे कहते हैं तारीफ। कसीदे, हाँ, हाँ। वो सही है। नहीं, नहीं, मैं हाँ। आपको वो बता रहा हूँ ईरान के बारे में जो मैंने पढ़ा है, समझा है, सोचा नहीं, है। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा हाँ, सवाल हाँ, ये है कि बताइए। ये बताइए कि मैंने कहा कि कसीदे हमने बहुत हाँ, पढ़े कि ईरान की ये हाँ, ताकत है, जी, उसकी जी। ये प्रोग्रेस है। लेकिन क्या अगर ईरान के साथ चीन और रूस नहीं होते तो ईरान वही ईरान होता? क्या अमेरिका से लड़ पाता? नहीं, देखिए, ये तो वही बात होगी कि अगर लड़ाई ट्रंप ने नहीं करी होती तो क्या होता। अब जो हो गया है, अब ना होने का ये अजम्पशंस का ग्राउंड रियलिटी से क्या लेना लेकिन देना है? इंडिविजुअल ताकत को भी तो बताइए, ईरान की बहुत खुद की ताकत है, ताकत क्या है? इंडिविजुअल ताकत बहुत है। ये वो ताकत है जो 1980 से 1988 तक ये लड़े हैं। दे हैव फॉट द वॉर विद इराकीज। इराक वाज बैक्ड बाय द वेस्ट। ये उनके साथ उन्होंने लड़ाई करी है। ईरान को आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। तो फिर तो ये मसला ये हुआ कि सिर्फ ईरान ने न सिर्फ कि उसकी मिलिट्री पावर के बारे में हमें पता नहीं था, बल्कि उसने पूरी दुनिया से जो जियो पॉलिटिक्स है और जो इकोनॉमिक्स है, उससे अलग अपना एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और मॉडल भी खड़ा कर लिया। देखिए, ईरान जो है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एक मुल्क में लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक सिविलाइजेशन से आ रहे हैं, उनकी जो लड़ाई लड़ने की नीति भी है, जिसको रणनीति हम बोलते हैं, वो एक्सेप्शनल है। किस तरीके से उन्होंने सोचा कि हमें सबसे पहले ये हमारा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इसको हम करेंगे तो दबाव पड़ेगा, पूरा इकोनॉमिक दबाव पूरी दुनिया पे पड़ेगा। फिर किस तरीके से आप सोचिए कि जो भी आज हिजबुल्लाह है, हूतीज़ है, हमास है, ये कौन है? ये सब हाथ हैं ईरान के। ये लड़ रहे हैं, ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी। तो ईरान नहीं खड़ा है, ईरान के साथ ये सब खड़े हैं। ईरान की सोच देखिए, ईरान ने जाके रशिया के साथ अपना 20 साल का करा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ईरान ने चाइना के साथ अपनी पार्टनरशिप करी, बेल्ट एंड रोड वहां पर आया। ईरान जो है आज मेंबर है एससीओ का, ईरान मेंबर है ब्रिक्स का। ईरान कहाँ अलग थलग है? जो बोलते हैं कि ईरान इज आइसोलेटेड, एवरीबडी एल्स इज आइसोलेटेड। आज जो है
हिंदुस्तान को छोड़ के और अमेरिका जो मजबूरी में है, एक मुल्क मुझे बता दीजिए जो इजराइल के साथ खड़ा है। एक मुल्क इजराइल के साथ सच है। नहीं खड़ा है। पूरा यूरोप भी खिलाफ हो गया है। अमेरिका में लोग अमेरिका खिलाफ भी खिलाफ हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ और कोई भी मुल्क नहीं खड़ा। जी हाँ, अगला सवाल मैं पाकिस्तान पे आती जी। हूँ। और चूंकि इस बात की काफी चर्चा हुई और आलोचना भी हुई जब ये पॉडकास्ट हमने रिलीज किया कि आप हमारे दुश्मन देश की तारीफ कर रहे हैं, हालांकि हम जो कर रहे थे वो सिर्फ कोल्ड फैक्ट्स पे बेस्ड एनालिसिस कर रहे थे। अब वो कुछ और कोल्ड फैक्ट्स आ गए हैं और हो सकता है कि ये बात सुन के पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा भी ना लगे, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो तो रहेंगे ही। अभी की बात है ये 2 दिन पहले की, जब आसिम मुनीर और साथ ही उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोनों सऊदी अरब गए। इसके अलावा उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को फौरन तलब किया गया अमेरिका जाने के लिए, वहां वो गए। ये सब कुछ एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस के तौर पर उभर रहा है क्योंकि सीज फायर की इस पूरी कड़ी में अब्राहम अकॉर्ड्स पर सिग्नेचर चाहता है अमेरिका, पाकिस्तान से भी, दूसरे मुल्कों से भी जाता है, सऊदी अरब भी करे, बाकी लोग भी करें, जो कि पूरी तरीके से एंटी ईरान है अब्राहम अकॉर्ड्स। मैं इस पर भी आऊंगी कि उसका क्या रेलेवेंस है, लेकिन क्या आप इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस को देख रहे हैं कि जो कंट्री एक तरह से शांति के मसीहा के तौर पर उभरा कि कैसा मैसेंजर ऑफ पीस बन गया है, पूरी दुनिया की सबसे बड़े नेता आकर टेबल पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका ने 50 साल बाद पहली बार टेबल पर बैठे और बातचीत हुई, तो एक तरह की कामयाबी तो थी, लेकिन वही अब एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस में बदल गई है। देखिए, इसके ऊपर भी आपसे मेरा नजरिया बिल्कुल अलग है। जैसे हम ईरान पे बात कर रहे थे, पाकिस्तान एक, अभी वो ईयू की फॉरेन मिनिस्टर थी वहां पर, पाकिस्तान आई थी क्यालिस, उन्होंने कहा है दैट पाकिस्तान इज अ रीजनल मेजर पावर। एंड हाउ डू यू डिफाइन द रीजन? रीजन क्या है? रीजन आज ये 3 एरियाज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया। और आज ट्रंप नीड्स आसिम मुनीर मोर देन आसिम मुनीर नीड्स ट्रंप। आज जब अभी हुआ है शंग्रीला डायलॉग, जहां पर पीट हेग्सेट थे, ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर अमेरिका के, उनसे एक सवाल पूछा गया हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमारा दोनों के साथ है और हम दोनों को अलग अलग लेन्स में हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। आज जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज द एस्टैब्लिश्ड मीडिएटर फॉर वेस्ट एशिया पीस। अगर यहाँ पीस होगी, उसकी मीडिएशन होगी, जो अभी हम उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि ये सीज फायर ही नहीं हो पा रहा है। अगर होगी तो फिर से पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का जो है, ये जितनी भी कंट्रीज हैं रीजन की, सबके साथ रिश्ता अच्छा है। लेकिन फंस तो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ फंसा फंस ये गया कि अमेरिका ये चाहता है कि इससे पहले कि कोई भी सीज फायर हो, उसकी प्री कंडीशन, पहली शर्त ये लगा दी है कि अब्राहम अकॉर्ड्स पर ये मुस्लिम देशों को सिग्नेचर करने होंगे। क्या पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर सकता है? नहीं, देखिए, पहली बात तो प्रेसिडेंट ट्रंप को आप सीरियसली मत लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, क्या वर्ड होता है, ही फील्स हेल्पलेस, लाचार है इस समय। यू सी, मैं इसलिए ये बोल रहा हूं, जो अब्राहम अकॉर्ड है, पाकिस्तान का क्या रिस्पांस आया उसके ऊपर? कि हम नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो इसको तभी कंसिडर करेंगे अगर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन पहले करोगे। और उन्होंने ये कहा कि जहां तक नेतन्याहू है, ही इज अ टेररिस्ट। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स कमिंग। फिर क्यों गए सऊदी अरब? इसलिए उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया बिकॉज दे नो दैट अमेरिका नीड्स देम। आज अमेरिका को, अगर देखिए, ईरान से अगर बात अमेरिका करेगा, ईरान के लिए आज मीडिएटर बेस्ट जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू चाइना, पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू रशिया, इसलिए पाकिस्तान इज द बेस्ट, इज द ओनली चॉइस। लेकिन माना तो ये जाता है कि अमेरिका की दोस्ती उतनी खतरनाक, दुश्मनी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अमेरिका की दोस्ती खतरनाक है। हेनरी किसिंजर ने ये बात कही थी, और मैं जब एक पैनलिस्ट से बातचीत कर रही थी तो उन्होंने यही बात कही कि पाकिस्तान एक तरह के एक उलझन में फंस गया है कि वो दोस्त भी बनना चाहता है, और जाहिर है IMF और वर्ल्ड बैंक इस सब पर आधारित है उनकी इकोनॉमी। जो आपने पहली बात कही हेनरी किसिंजर की, वो सही है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान जो जुड़ गया है एकदम इंडिया अमेरिका के साथ, दिस इज नॉट अ गुड पॉलिसी। तो इंडिया के लिए अगर अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं है तो पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छी होगी? पाकिस्तान ज्यादा समझदार है। पूछिए क्यों, मैं बता सुनिए ना, सुनिए बात को। देखिए, पाकिस्तान में जो एक अच्छी बात रही वो उनकी आर्मी रही। सुनिए इस बात को, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, जब पहली जंग हुई जम्मू कश्मीर की, जब सीज फायर लाइन बनी 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लाइन बन गई, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जनरल हेडक्वार्टर्स की, वो ये हो गई कि हमें इंडिया के मुतालिक जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम ध्यान रखेंगे। वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज उस समय जो उनका कैपिटल था दैट वाज इन कराची।
49 उधर कराची में बिल्कुल। था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने ये टेस्ट कर लिया 1998 में टेस्ट किया पाकिस्तान ने, उसके बाद पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर ने बोला अब हम फॉरेन पॉलिसी भी रखेंगे, हम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो उनका जनरल हेडक्वार्टर है, जो उनकी टॉप लीडरशिप है, उसको एक्सपीरियंस बहुत है इन चीज़ों का। उनको देखिए ये चीज़ें एक्सपीरियंस से भी आती हैं, और हर बार उन्होंने जब भी करी है बातचीत या दोस्ती करी है अमेरिका के साथ, पाकिस्तानी जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उनको ये भी पता है कब छोड़ना है अमेरिका को, वो छोड़ देते लेकिन हैं। इसके पीछे तो मुझे लगता है सानी साहब यही है कि उनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह से है कि वो बार्गेन कर सकते हैं, वो चाहें तो ब्लैकमेल भी कर नहीं, सकते नहीं, हैं। वो तो हमारी भी- बॉर्डर्स, ना 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 हमारा ना, बॉर्डर तो ईरान से नहीं मिलता। ना 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 ना, हमारी बहुत अच्छी लोकेशन है। देखिए आज से जब मोदी सरकार आई थी, उस समय ये बात होती थी कि जो तीनों बड़ी ताकतें हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई थी तकरीबन, लोग मानते हैं 2017 में। उस समय मोदी सरकार थी यहाँ। उस समय सारा फोकस जो था वो इंडो पैसिफिक के ऊपर था, यूरेशिया पे नहीं था। अब यूरेशिया पे चला गया है। तो इंडो पैसिफिक पे जो था, अगर आप हमारी लोकेशन देखें, हम बीच बैठे हुए हैं इंडियन ओशन के। तो तीनों बड़ी ताकतें हमसे बात करना चाहती थी, पर हमने कहा कि हम चीन से बात नहीं करेंगे, और हमने कहा कि जो रशिया है वो अब इट इज अ पावर जो डिक्लाइन में है। जो हमारे अभी सीडीएस रिटायर हुए हैं अनिल चौहान, ये उनकी स्टेटमेंट है, हम सिर्फ अमेरिका के साथ बात करेंगे। तो कहने, और अमेरिका हमको जो है वो बराबरी से बात नहीं करता, अमेरिका किसी के साथ बराबरी से बात नहीं करता, उनकी आदत यही है। कहने का मतलब ये है कि ये लोकेशन तो एक चीज होती है, दूसरी चीज क्या होती है जो पाकिस्तान के हक में है। एक लोकेशन है, मुस्लिम नेशन है, न्यूक्लियर वेपन है, दुनिया इस नतीजे पर पहुंची है, जो कि ईयू के फॉरेन मिनिस्टर दिस लेडी आल्सो सेड द सेम थिंग इन पाकिस्तान, दैट यू आर अ रीजनल मेजर पावर। हाउ डिड दे कम टू दिस कंक्लूजन? उसी तरीके से जैसे अमेरिका पहुंची बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन अगर इतने ही शानदार लोग होते तो इकोनॉमी इतनी खराब अब क्यों देखिए ये होती? दो बातें हो गई। नहीं, लेकिन आप बताइए, आर्मी का भी पूरा बजट। नहीं, सुनिए बात को, ये दो बातें हो गई। अब सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, दीज आर सेपरेट थिंग्स। अब गवर्नेंस में कमजोरी है, वो उनको ठीक करनी नहीं, पड़ेगी। लेकिन देखिए एक गरीब मुल्क के लिए, आपने चूंकि उनकी आर्मी की तारीफ की, इसलिए मैं ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि कितने गरीब मुल्क के लिए, सिर्फ इसलिए कि उनकी पूरी आर्मी और पूरी जो उनकी स्ट्रेटजी है वो इंडिया के अगेंस्ट है, इंडिया सेंट्रिक है, इसलिए एक बड़ा हिस्सा उनके बजट का जाता है उनकी आर्मी। हमारे यहाँ भी बहुत कोशिश करते हैं लोग कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस को जाए बजट। हो सकता है आप एक पूर्व सैनिक के तौर पर आप भी इस बात की वकालत करें, मैं इसकी वकालत नहीं करती कि ज्यादा बजट जाना चाहिए डिफेंस को। मुझे लगता है वो एजुकेशन में जाना चाहिए और दूसरे वेलफेयर के कामों में जाना चाहिए। लेकिन अगर यही आर्मी का ये पूरा कंट्रोल नहीं होता तो उनकी इकोनॉमी बेटर होती। क्यों वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और अमेरिका और साथ साथ सऊदी अरब, यूएई, इन सब की डोनेशंस पे तो ये मुल्क, ये जो मुल्क है हमारा पड़ोसी मुल्क, ये डिपेंड करता है। तो इतने शानदार कैसे हो गए, इतने कामयाब कैसे हो गए? तो अब आप इसका जवाब सुनिए। जवाब इसका ये है, ये दोनों चीजें अहम होती है, देश की तरक्की, डेवलपमेंट, और आपकी सॉवरेन इंटीग्रिटी, कि आपके बॉर्डर सिक्योर हैं। अच्छा, अभी तक क्या होता था, जब यूनिपोलर वर्ल्ड था, तब ये सोच होती थी, सबकी होती थी, कि आप ज्यादा पैसा जो है आप उस पर लगाइए सिक्योरिटी के ऊपर, फौज खड़ी करिएगा। अब एक जो नई सोच आ रही है, जिसका मैं बता रहा हूं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो कि जिसको सपोर्ट कर रही है चाइना और रशिया, और जो शी जिनपिंग ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बताया था अक्टूबर 2019 में, जब महाबलीपुरम में सेकंड इनफॉर्मल समिट हुई थी। उसको कहते हैं हम कलेक्टिव सिक्योरिटी। उसका मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर हमारे जो है प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बातचीत करनी है, ये देखना है कि किस तरीके से हम उसको, जो हमारा डिफेंस है, उसको हम सिक्योरिटी में कन्वर्ट करें। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिससे कि ज्यादा पैसा जो है वो डेवलपमेंट में लगाया जा सके। मिसाल के तौर पर ये सलाह जो है, ये पाकिस्तान को, जब हमने 5 अगस्त 2019 को ये 370 और 35A हटाया जम्मू कश्मीर से, उसके बाद ये जनरल बाजवा, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, ये सब गए थे वहां पर चाइना। तो शी जिनपिंग ने खुद बताया था जनरल बाजवा को, जो जनरल बाजवा ने मुझे बताया था, जबकि उनकी 2022 में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में उन्होंने करी थी, पब्लिक करी थी, तो मुझे भी वहाँ पे इनवाइट आया हुआ था। तो हाँ, मैंने उनसे खड़े खड़े ये बात करी थी। तो उनको ये बताया था शी जिनपिंग ने, जो उनकी मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा की, आप ऐसा करिएगा, आप जो है कश्मीर इशू है, पर आपका बड़ा इशू होना चाहिए डेवलपमेंट, आप उस पर फोकस करिए। और उसको मिसाल दी उन्होंने,
उन्होंने कहा कि देखिए हमने मकाओ और हांगकांग के लिए 99 इयर्स और 104 साल जो है हमने वेट किया, हमने डेवलपमेंट पे रखा फोकस, इसीलिए आज पाकिस्तान आपसे कह रहा है बार बार कि हमसे बात करिएगा। चाइना कह रहा है कि आप बात करिएगा, वो इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि वो आपसे डर गया है, वो इसलिए कह रहा है बिकॉज इससे पूरे रीजन की तरक्की होगी। बिल्कुल। तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो समझनी है, समझना होगा कि जंग का नहीं शांति का वक्त है। हाँ, लेकिन मैं चूंकि अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अगर देखने की आप कोशिश करें पाकिस्तान की, तो उसमें साफ तौर पे यही होता है कि भारत को डराकर, ज्यादा से ज्यादा भारत के नाम पर डराकर ज्यादा से ज्यादा फंड जो है वो शिफ्ट किया जाता है, मिलिट्री का पूरा टेक ओवर है। जो भी वहां गवर्नेंस का स्टाइल है, मैं तो उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो समझती है कि हमेशा सेना को सरकार के मातहत होना चाहिए, ना कि अदर वे अराउंड। तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि ये डायलॉग मुमकिन कैसे है, क्योंकि जो वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उस पर भी हम लगातार चर्चा करते हैं, लेकिन इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे चर्चा कर लेते हैं। वो भारत के नाम पर डरा कैसे पाएंगे अपनी आवाम को, इलेक्शन कैसे जीतेंगे अगर बातचीत शुरू हो जाएगी? बल्कि उनसे बात करना आसान है, मैं समझाता हूँ कैसे आसान है। देखिए, इसमें ऐसा है कि आज जो है आर्मी चीफ जो है उनका, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है एंड द जनरल हेडक्वार्टर्स, वो उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी भी कंट्रोल करते हैं, फॉरेन पॉलिसी भी कंट्रोल करते हैं। और जो उनका आज एनएसए है वो डीजी आईएसआई भी है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक एनएसए भी है और डीजी आईएसआई भी है, दोनों रोल कर रहे हैं वो। अच्छा, इसका मतलब कहने का ये हुआ कि ही इज दैट पर्सन हु कैन टेक डिसीजंस कि हमें क्या बात करनी है, ही इज दैट वन पॉइंट सिंगल पॉइंट पर्सन। अच्छा, अब आपका ये सवाल उठता है जो कई लोग यहाँ पे उठाते हैं कि अगर साहब शांति कर लेंगे तो फिर वो डरेंगे कैसे? देखिए भाई, है ना, आज जो है वो फॉरेन पॉलिसी में भी है। आज जो है अभी ये जो ईयू की जो आई थी द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईयू, उसकी रिपोर्ट आई है कि वो जनरल हेडक्वार्टर गई मिलने के लिए आसिम मुनीर से, बिकॉज शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स ही इज अ इंपॉर्टेंट मैन, वी नीड टू मीट हिम। सो एंड इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प, he talks about my favorite field marshal, after that he says the prime minister. So कहने का मतलब ये नहीं है कि आसिम मुनीर is there, he is the army chief, it is about the army chief. तो कहने का मतलब ये है, तो जब आप याद करिए ना 2008 के अंदर जब जनरल मुशर्रफ ने कहा था, और हमारे यहाँ हमसे मनमोहन सिंह से बात हो रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के, तो उन्होंने कहा था कि मैं इतने घंटे के अंदर इसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ कश्मीर को, एंड ही गिव दैट 4-point प्लान ऑल्सो। और वो कर भी सकते थे, फिर वहां पे उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हो गई, हमारे यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, सेंट्रलाइज्ड है वहां, पावर डेमोक्रेसी कम है, वो लॉयर्स की वो हो गई वहां। फिर ये भी है ना कि वहां कुछ लोग मिलकर सारा फैसला कर सकते हैं। देखिए, उनसे बातचीत करनी बहुत आसान है, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि आपको उससे भी बात करनी है, उससे भी बात करनी है, इससे भी बात, आपको पता है किससे बात करनी है, पर हम बात करते नहीं है। आप इसको अच्छी चीज बता रहे हैं, मेरी नजर में ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। मैं जो सेंट्रलाइज्ड पावर है मैं उसके खिलाफ नहीं, वो खैर हमारा ओपिनियन। देखिए, लास्ट वर्ड लेट मी से ऑन दिस, सी लेट मी नॉट कमेंट, and I think nobody should comment on the governance of any other country. अब वो भी हमारी गवर्नेंस पे कमेंट कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। एक फ्री वर्ल्ड में तो होनी चाहिए सबको इस बात की। इस बात की इजाजत। देखिए, ये चाइनीज की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, शी जिनपिंग ने एक इनिशिएटिव अनाउंस किया जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव, कि आप रिस्पेक्ट करिए दूसरे की सिविलाइजेशन में, आप उसकी आइडियोलॉजी में दखलबाजी या इंटरनल मैटर में दखलबाजी मत करिए। मुझे तो लगता है सानी जी की जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जहां जहां गरीब लोगों की बात आती है, आम आदमी की बात आती है, ह्यूमन राइट्स की बात आती है, फ्रीडम की बात आती है, वहां किसी भी देश को अधिकार होना चाहिए दूसरे देश पे कमेंट करने का, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा तथाकथित ये इंटरनल मैटर है। जब भारत में सरकार ये कहती है तब भी मैं सहमत नहीं होती, किसी और अगर गवर्नमेंट होगी किसी और कंट्री की, तब भी मैं यही कहूंगी कि हर किसी को इजाजत होनी चाहिए, और खासकर एक ऐसा पड़ोसी जिससे मैं कहूंगी हिप टू हिप आप जॉइंट हैं, तो उस लिहाज से तो और भी ज्यादा हमारे जो किस्मतें हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो दुनिया ग्लोबलाइज्ड भी नहीं है, दुनिया ही तकसीम हो गई है। एक अमेरिका और ग्लोबल नॉर्थ है और एक ग्लोबल साउथ है, तो ग्लोबलाइजेशन कहाँ हो रहा है? जो आप कह रहे हैं कि आप उनके कमेंट करना चाहती हैं, वो हमारे पे कमेंट करिए, बिल्कुल करिए, पर पहले बात तो शुरू करिए, बात शुरू कीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि अब ये वक्त आ गया है, सिंदूर के बाद खासकर 1 साल गुजर चुका है उसको, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत की टेबल पर बैठे हैं, और आप और आरएसएस के नेता तो बिल्कुल एक साथ एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। नहीं, देखिए, ये वक्त तो हमेशा था, ये पता नहीं कब आया और कब चला गया। और जहां तक आरएसएस नेता की आप बात कर रही हैं, वो अमेरिका से वापस आए थे, और वो अमेरिका से वही मैसेज लाए थे जो पीट हेग्सेथ ने अभी शंग्रीला डायलॉग में दिया है सिंगापुर में, कि हम दोनों से बात करना चाहते हैं, एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, and that is the reason the Americans told him
that please go and talk to Pakistan.